नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। अखिलेश यादव जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर है, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम तरीके के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी मोइन खान का मुद्दा जिस तरीके से अयोध्या में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वार पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम खामियों को, योगी आदित्यनाथ की तमाम खामियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार देखने को मिली लोकसभा चुनाव में। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिल जाती है, अखिलेश यादव वहां पर शिकस्त दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का 2027 में वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बाइट दिखा देते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। पहले उनकी ये वीडियो देखिएगा जरा। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी, अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए, परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री और सरकार, वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा?
और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हरीश सिंह तिवारी कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सबों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहां पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहां मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के जो मंशा है, जो उनकी नीतियां हैं, उसको गलत बताते हुए उनके ऊपर प्रहार करते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं, जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अवॉइड करती हुई नजर आई है। और ऐसी चीजों को, ऐसे मुद्दों को, अयोध्या जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया है। उसका कितना फायदा मिला है, कितना नुकसान मिला है, अब मनीष से जानेंगे। मनीष, क्या लगता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का एक कावड़ का मुद्दा जिस तरीके से उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया, और लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार मिलने के बाद अब जिस तरीके से जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा एनडीए के सहयोगी दल ही उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इसका कितना नुकसान योगी आदित्यनाथ को होने वाला है? जी बिल्कुल माही, जिस तरीके से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में बड़ी यहाँ पर शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, और जो 62 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट गई। तो अब वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर ये एक हार मानी जा सकती है, और ऐसे में आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर तैयारियां उनको करनी पड़ेंगी, अपने फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे, अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी, जिससे आने वाले समय में उनको यहाँ पर दोबारा से वापसी करने का मौका मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर सूबे के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखा जा रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर बड़े बड़े ऑफर एनडीए के समर्थित दलों को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में वाकई भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। और आपने जैसे जिक्र किया कावड़ यात्रा वाले मुद्दे पर जयंत चौधरी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा जवाब देते हुए यहाँ पर उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत भड़कीले स्वभाव में उनको बोलते हुए नजर आए थे, और ऐसे में देखा
देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पर उस पर स्टे लगाया, उसके बाद थोड़ा मामला शांत होगा, लेकिन देखा गया एनडीए की समर्थित दल ही उनकी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल आरक्षण का मुद्दा ले आती हैं, संजय निषाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर है, विपक्ष तो रहता है, अखिलेश यादव हमेशा तंज कसते ही रहते हैं, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गई हैं। अब ऐसे में क्या ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? केशव प्रसाद मौर्य उस कुर्सी पर आसीन हो जाएंगे या फिर अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे? ये तमाम तरीके की कवायदे कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए, योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से यूपी की सियासत छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। वैसे अब जिस तरीके से यूपी के हालात हैं, इसमें सीएम योगी किस तरीके से सारे हालातों को संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।